तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते और हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि एक दुष्यंत सिंह नाम का ठाकुर राज करता था। लेकिन आजकल उसके पास पैसों की काफी ज्यादा कमी चल रही थी और बात यहाँ तक आ गई थी कि वो आजकल डीजल भी डलवा नहीं पा रहा था। और हम देख पाते कि उसके खास 2 नौकर थे जिनके साथ वो हमेशा रहता था। लेकिन हम जान पाते हैं ठाकुर को एक बहुत ही बुरी आदत थी, यहाँ तक कि उसे गाँव की जो भी औरत पसंद आ जाती वो शाम को उसके हवेली पर चाहिए। यहीं दूसरी तरफ हमें कृष्ण नाम के एक आदमी की शादी होती हुई दिखाई जाती है। हम जान पाते हैं कृष्ण कजली को पाकर बहुत खुश था क्योंकि कजली जैसी खूबसूरत लड़की आसपास के गांव में भी नहीं थी। और ये बात जब ठाकुर को पता चलती है तब वो उसे पाने के लिए लार टपकाने लगता है और इस काम को अंजाम देने के लिए वो अपने खास आदमी भोजा को बुलाता है। ठाकुर उसे बुलाकर उससे पूछता है कि सुना है गांव में कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की ब्याह कर आई है और उसके जैसी लड़की आसपास के गाँव में नहीं है। ये सुनने के बाद भोजा भी कहता है कि हाँ उसने भी ये बात सुनी है। ये सुनने के बाद ठाकुर और भी उताला हो जाता है और अपने आदमी को कजली को पटाने के काम में लगा देता है। अगली ही सुबह होते ही भोजा उस लड़की के घर के पास निकल जाता है ताकि वो अपनी आंखों से उसे देख सके। क्या वाकई में वो औरत इतनी खूबसूरत है या फिर लोग फालतू में ऐसी बातें बना रहे हैं। अब वो कजली के हस्बैंड के पास जाकर बैठकर कुछ बातें करने लगता है। तब तक कजली उसके पास आती है और पानी लेकर आती है और उसे देखने के बाद वो उसकी खूबसूरती में मदहोश होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे भी करके वो खुद को संभाल लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि भोजा गाँव की कुछ औरतों से पता करता है कि आखिर कजली लड़कों के बारे में क्या सोचती है। अब यहाँ पर भोजा उन औरतों को काफी पैसे भी देता है इस बात के, जिसके बाद ये औरतें अब कजरी के पास जाकर उससे पता करती हैं कि क्या वो और भी मर्दों में इंटरेस्ट रखती है या फिर नहीं। ये सुनने के बाद कजरी बताती है कि उसे इस कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, यहाँ तक कि वो दूसरे मर्दों को देखना भी पसंद नहीं करती। अब उसके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भोजा काफी परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कजरी को पटाए तो पटाए कैसे। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था क्योंकि उसे ठाकुर के लिए ऐसा करना ही था। इधर अब ठाकुर से भी जब रहा नहीं जाता तो भोजा को लेकर कृष्ण के घर पर आ जाता है ताकि वो उस औरत का दीदार कर सके। कृष्ण से मिलने के बाद ठाकुर बताता है कि वो यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे क्यों ना मिल लूं। अब ये सुनने के बाद कृष्ण ठाकुर की खातिरदारी करने लग जाता है और वहीं थोड़ी देर बाद जब कजरी आ जाती है तो ठाकुर उसे देखता ही रह जाता है। अब कजरी को देखने के बाद उसे रहा नहीं जाता और वो जल्द से जल्द उसे अपना बनाना चाहता था। इसी वजह से वो कृष्ण को काम देने के बहाने कहीं और भेज देता है। अब उसके काम पर चले जाने के बाद ठाकुर और भोजा कजरी के घर पर चले आते हैं और उससे मीठी मीठी फिसलू बातें करने लगते हैं। जिसके बाद ठाकुर अब कजरी से डबल मीनिंग बातें करने लगता है और फिर कजरी से रहा नहीं जाता तो उन्हें वहां से जाने को बोलकर खुद अंदर चली जाती है। अब उसके मुंह से ऐसा सुनने के बाद ठाकुर और भोजा को अपने घर वापस लौटना ही पड़ जाता है। वहीं अब रात में कजरी जब कृष्ण को अपने पास देखती है तब उसे बताते हैं कि ठाकुर की उसकी बुरी नीयत है और जब ये बात कृष्ण को पता चलता है तो कृष्ण भी ठाकुर को अब सबक सिखाने की सोच लेता है। अब वो गुस्से में आकर ठाकुर को मारने के लिए जाता है लेकिन ठाकुर रास्ते में उसे रुकाकर मार डालता है। लेकिन हमें पता चलता है कि यह सब कुछ सच नहीं है बल्कि कजली एक भयानक सपना देख रही होती है। अब यहाँ पर कजली ये सोच रही थी कि अगर उसने ठाकुर को ये बात बताई तो ठाकुर उसे सच में मार डालेगा। इसी वजह से अब सारी बातें कजली कृष्ण से छुपा लेती है और फिर अगली सुबह जब कृष्ण घर पर नहीं होता तो ठाकुर भोजा के साथ आकर कजली को छेड़ने लगता है। ठाकुर जब उसे पीछे से बुरी तरीके से पकड़ता है तो कजली उसे धक्का देती है जोर का, जिसकी वजह से ठाकुर गिर जाता है। अब ठाकुर की जब इतनी बेइज्जती हो जाती है तो वो अपने नौकर भोजा को बोलता है कि इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन इस वक्त भोजा ठाकुर को समझाता है कि अभी यहाँ से निकलने में ही भलाई है। अगर कोई गाँव वाला आकर ये सब कुछ देखेगा तो सारे गाँव को ये बात बताएगा। ये सब सोचने के बाद ठाकुर वहाँ से दबे पांव चला जाता है और कजली इस बात का मजे उड़ाने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कृष्ण वापस लौट आता है। तब उसे भी ये किस्सा सुनाते हैं कि उसने ठाकुर के कैसे छक्के छुड़ाए। लेकिन यहाँ पर कृष्ण खुश होने के बजाय कजरी पर ही गुस्सा होने लगता है। वो बोलता है कि ठाकुर उसके अन्नदाता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब कजरी पूछती है कि वही अन्नदाता अगर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता तो फिर क्या करता वो। अब कृष्ण उसकी बातों को इग्नोर करके दूसरी बातें करने लग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कजरी अब खेत के काम से लौट रही होती है तो उसे वहाँ पर एक पुतला दिखाया जाता है और उसे देखने के बाद उसे उसमें कृष्ण नजर आता है। यानी अब कृष्ण उसके लिए एक पुतले के समान हो चुका है क्योंकि उसकी नजर में वो किसी काम का नहीं बचा था। कुछ आगे बढ़ने के बाद वो एक सांप को देखती है जो अपना कीचुल छोड़ रहा होता है। उसे देखने के बाद कजली सोचती है कि काश वो भी अपनी भारी शरीर छोड़कर कहीं और जा सकती। यार अब कजली का मन यहाँ से उब चुका था। इधर हम भोजा को देखते हैं जो अकेले बैठकर ये सोच रहा था कि वो ठाकुर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। उसके आगे पीछे उसके कुत्ते की तरह दौड़ता रहता है लेकिन ठाकुर को इस बात की कदर नहीं। और यही सब सोचने के बाद वो कजली को अपने लिए फंसाने की सोचने लगता है। और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि भोजा कृष्ण के घर जाकर उसकी गाय की डिलीवरी करवाता है क्योंकि उसके अलावा ये काम उसके गाँव में किसी और को नहीं आता था। तभी यहाँ मौका पाकर भोजा कजरी से अपनी बातें बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी कजरी भी कुछ सोचकर उसे आज रात मिलने के लिए बुलाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं रात होने के बाद भोजा कजरी से मिलने के लिए चला जाता है। कजरी ने उसे मिलने के लिए ऐसे समय बुलाया था जब कृष्ण गाय को चारा डाल रहा होता है। इस वक्त वो उसे कृष्ण के हाथों से पिटवाना चाहती थी लेकिन कृष्ण के आने से पहले भोजा कहीं छिप जाता है। लेकिन जब कृष्ण उसे देख लेता है तो भोजा बहाना बनाने लगता है। यहाँ पर वो बताता है कि उसने सुना था कृष्ण अपनी गायों को कुछ अनाप शनाप खिला देता है और यही सब चेक करने के लिए वो यहाँ पर आया था। अब आज रात भोजा के बच जाने के बाद कजरी उसे अगली रात फिर से बुलाती है और अब की बार वो घर में उसे बुलाती है। और जब भोजा जाकर कजरी के पाँव को छू कर उसे जगाता है तो कजरी जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। अब उसके ऐसे चिल्लाने के बाद कृष्ण भी जग जाता है और भोजा को वहीं पर बैठा देखता है। अब यहाँ पर गुस्सा होने के बजाय कृष्ण भोजा से पूछता कि उसे इतनी रात को क्या काम पड़ गया कि वो यहाँ पर आया।
और ये सुनने के बाद भोजा फिर से उसे एक बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाता है। और अब भोजा को अच्छे से समझ में आ गया था कि कजरी उसकी धुलाई करवाना चाहती है और इसी वजह से उसे बार बार बुलाकर फंसाना चाहती है। लेकिन सुबह होने के बाद कजरी को भोजा का रखा हुआ एक गुलाब का फूल मिलता है, जिसे देखने के बाद कजरी कुछ सोचने लगती है। वो सोचती है एक तरफ उसका नकारा हस्बैंड है, दूसरी तरफ उसका एक प्रेमी है जो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब इतना सब कुछ सोचने के बाद वो भोजा के साथ रहने का डिसाइड कर लेती है। अब वो रात में ही भोजा के घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पर वो भोजा को जगाने लगती है। तब उसे पता चलता है कि उसके घर के अंदर भोजा के साथ कोई लड़की भी है। यहाँ पर उस लड़की को बता रहा था कि कजरी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने उसे फंसाने की बहुत कोशिशें की लेकिन वो फंसी नहीं। और जब उससे मिलने गया तो हर बार उसकी किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड के हाथों पिटने से बच गया। अब भोजा उसके बारे में काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है, जिससे सुनने के बाद कजरी रोने लगती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद कजरी पास की नदी की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसके पति के साथ साथ ये दुनिया भी अब उसके किसी काम की नहीं रही थी। और इसी दुखद वक्त को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।